पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग से राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने और केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए पुलिस पर भरोसा नहीं करने की अपील की गई है। साथ ही दलों ने चुनाव के दौरान सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती करने की भी मांग की है। राज्य में विपक्ष के पास चुनाव आयोग से इस तरह की अपील करने के कई कारण हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लेफ्ट के राज से अभी तक पश्चिम बंगाल पोल वॉयलेंस का सामना करता आया है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्याएं, मतदान के दौरान हिंसा और पोलिंग बूथों पर हमला राज्य में होने वाले चुनावों का हिस्सा बन गए हैं, विशेषकर पंचायत चुनाव। पश्चिम बंगाल वामपंथी राज के दौरान से ही चुनावी हिंसा का सामना करते आया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं हिंसा का शिकार हो चुकी हैं। 1990 के दशक में युवा कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी को सीपीआईएम की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया और रॉड और लाठियों से बेरहमी से पीटा, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। हमले का नेतृत्व सीपीआईएम नेता बादशाह आलम के भाई लालू आलम ने किया। 1998 में पुलिस के साथ ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ताओं के बीच हुआ विवाद आज तक भुलाया नहीं जा सकता। ममता बनर्जी ही नहीं, चुनावी और राजनीतिक हिंसा ने राज्य में ग्रासरूट लेवल के नेताओं को भी नहीं बख्शा है। स्थानीय संसाधनों पर अधिकारों की सनक कहें या सत्ता का मोह, बंगाल में राजनीतिक दल चुनाव को एक तरफा करने के लिए हिंसा से कभी पीछे नहीं हटे। आंकड़ों की बात करें तो अभी पिछले ही वर्ष हुए पंचायत चुनाव में 50 से अधिक लोगों की जान गई, जिनमें से करीब 18 लोगों ने मतदान के दिन अपनी जान गंवाई थी। इससे पहले भी टीएमसी शासन के तहत पिछले 2 पंचायत चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि चुनाव संबंधी हिंसा के कारण 2013 में 39 लोग और 2018 में 29 मारे गए। 2018 में कथित तौर पर विपक्षी उम्मीदवारों के बीच पैदा हुए डर के माहौल के कारण पंचायत चुनाव की 34% सीटें निर्विरोध जीत ली गई थी। सीपीआईएम सरकार की बात करें तो 2003 में चुनावी हिंसा में करीब 70 लोग मारे गए थे और 2008 में मरने वालों की संख्या 36 थी। पश्चिम बंगाल में हिंसा की विरासत का क्रेडिट लेफ्ट सरकार को दिया जाता रहा है, पर सच्चाई ये है कि राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस भी इन आरोपों से किनारा नहीं कर पाई है। राज्य में चुनावी हिंसा का इतिहास 1970 के दशक के पहले से चला आ रहा है। 1989 के दौरान सीपीआईएम कार्यकर्ताओं की गुस्साई भीड़ द्वारा कांग्रेस नेता और नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र यादव के घर में तोड़फोड़ की गई। इस हमले में यादव तो बच गए, लेकिन उनके 2 भाई मारे गए। ये हमला राजीव गांधी की राज्य यात्रा की पूर्व संध्या पर हुआ। बंगाल में परिस्थितियां इस कदर खराब हो चुकी थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि बंगाल में जीवन असुरक्षित हो गया है। हिंसा के आरोपों से कांग्रेस भी बनी नहीं रह पाई। वर्ष 1971 में हुए बारानगर काशीपुर नरसंहार के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया जाता है, जब पुलिस द्वारा लगभग 100 लोग मारे गए थे। 60-70 के दशक से शुरू हुआ हिंसा का ये पैटर्न अभी तक चला आ रहा है। लेफ्ट सरकार के दौरान हिंसा का सामना कर सत्ता में आई ममता बनर्जी स्थिति में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं ला पाई है। कहते हैं ना, यू बिकम व्हाट यू हेट। आज राज्य में टीएमसी और भाजपा उसी स्थान पर नजर आती है जहां कभी लेफ्ट और टीएमसी या कांग्रेस हुआ करती थी। चुनावी हिंसा के परिणाम ही कहें कि आज राज्य में कई स्थान संदेश खाली में सामने आई स्थितियों का सामना कर रहे हैं। राज्य में पुलिस पर सरकार के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगते रहते हैं। चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों को सुरक्षा या बूथों पर ढांढने में पुलिस की संदिग्ध भूमिका की खबरें आती रही हैं। पिछले वर्ष हुए चुनाव में राज्य पुलिस द्वारा जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस के साथ असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया, उसे देखकर ये आरोप निराधार नहीं लगते हैं। अब आगामी चुनाव के लिए विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष दर्शाई गई चिंता पश्चिम बंगाल के हिंसात्मक इतिहास का ही उदाहरण है। राज्य में विपक्ष ही नहीं बल्कि जनता भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव का इंतजार कर रही है।